अब आप एक क्वेश्चन देख रहे हो स्क्रीन पे, सेम ही है, डेथ ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड, ए बी सी आर द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:1 है। अगेन ड्यू टू इल हेल्थ ऑफ सी, वो 30 सितंबर को डेथ हो गई उसकी। ए बी सी 31 मार्च तक की उनकी दी हुई है बैलेंस शीट 2013 के अंदर की। देन सी की डेथ के बाद क्या क्या चीज़ें उन्होंने वैल्यू करने की कोशिश की है। लाइबिलिटी साइड पे अगर आप देखो तो कैपिटल दी हुई है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया हुआ है, दैट मीन्स रिजर्व, क्रेडिटर्स दिए हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया है, एसेट कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, इन्वेस्टमेंट, लैंड। इसमें कुछ भी ऐसी एसेट नहीं है जो राइट ऑफ करनी हो, मतलब गुडविल नहीं है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस नहीं है, ना ही हमारे लाइबिलिटी में ऐसा कुछ है एक्सेप्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वो देखते हैं क्लेम कितना है। नीचे देखें एडिशनल जो हमारी इन्फॉर्मेशन दी है उसमें गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है बेस्ड ऑन 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। प्रॉफिट निकालना है अगेन बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। लैंड अंडर वैल्यूड की गई थी, वैल्यूड बाय 25,000, तो मतलब उसका फ़ायदा है हमें। स्टॉक ओवर वैल्यूड किया गया था, नुकसान है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% बनाना है डेटर पे, डेटर्स हैं 3 लाख के, 3 लाख का 5% निकालना है हमें, दैट इज़ 15,000। ठीक है, अब देखना है कि प्रोविजन बना कितना हुआ है 10,000, मतलब उसे 5,000 से बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज़ रीवैल्यूएशन में जाएगा। उसके बाद क्लेम दिया हुआ है हमें, क्लेम अगर हम देख रहे हैं तो 5,000 है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20 है, मतलब 5 क्लेम का रख कर बाकी 15 हमें बांट देने हैं। चलिए बनाते हैं सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर। अब हम कर रहे हैं वही डेथ ऑफ पार्टनर का सेम, सीज कैपिटल बनाएंगे, गुडविल को वैल्यू करना है वो दिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हमने बैलेंस लिख लिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, बैलेंस लिख लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ज़रूरी है, लेकिन अगेन ऑफिशियल नहीं है, इसे आप वर्किंग नोट्स में बना सकते हो सीधा, मतलब देयर इज़ नो अदर वे, मतलब फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा, क्योंकि आप वर्किंग नोट में बना रहे हो। यहाँ पे उन्होंने बोला था कि लैंड हमारी अंडर वैल्यूड हुई है 25,000 से, सो लैंड को आप सही कर दो तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ है तो उसको हमें कम करना पड़ेगा, हमारा नुकसान हुआ है, एसेट कम हो रहा है। फिर आया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट उन्होंने बोला 5% ऑन डेटर, डेटर थे 3 लाख के, 3 लाख का 5% 15,000, 15,000 माइनस 10,000 ऑलरेडी था, तो बेसिक हमारा कितना रह गया 5,000। तो अगेन अब देखो ये तो हमारा 5,000 से बढ़ाना था, इसीलिए हमारे लिए एक तरह से लाइबिलिटी का पार्ट हुआ, लाइबिलिटी बढ़ी तो हमें लिखना पड़ा डेबिट में। 25 में से गए हमारे 13, बचे कितने 25 माइनस 13 12,000। ये 12,000 प्रॉफिट बटेगा तीनों के तीनों जो भी पार्टनर्स हैं उनमें, उन 3 पार्टनर का रेशो है 2:3:1। जा कौन रहा है सी, तो सी का रेशो कितना है 1/6, तो हर एक चीज़ का 1/6, ये प्रॉफिट का भी 1/6 पार्ट मिलेगा सी को, ये ध्यान रखना है। दैट मीन्स कितना 2,000। सो हम यहाँ लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसे पूरा बनाना है, आप पूरा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आराम से। ठीक है, चलिए अब करते हैं जो बैलेंस शीट के अंदर जो भी रिजर्व्स हैं या जो भी एसेट में राइट ऑफ करने के लिए है वो सब हम आपने देखा था एसेट में कुछ भी ऐसा नहीं था, लाइबिलिटी में सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था जिसके अंदर वो 20,000 का बैलेंस था, 5 का क्लेम था, तो बेसिकली बचा कितना बटने के लिए 15 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये कितना हो गया, जो 15,000 बचा था वो उसका 1/6 पार्ट, 1/6। अब देखोगे अब ये 2 पे कट रहा है, ये 5,000 हो गया, तो मतलब 2,500 हुआ, ये चेक करके देखो आप। ठीक है, 2,500 हो जाएगा, इजीली समझ आ गया ये वर्कमैन कंपनसेशन वाला। अब हमें करना है गुडविल, प्रॉफिट्स, वो सब करना पड़ेगा। पहले गुडविल देख लेते हैं। गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। ये 3 साल का प्रॉफिट है, इसको पहले टोटल कर लेते हैं। 135 135 270। सो अब 270 का एवरेज प्रॉफिट अगर निकालें हम, एवरेज प्रॉफिट वो आ रहा है 2,70,000 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 90,000। ये 90,000 का 1/6, क्योंकि
नहीं, अभी तो एवरेज ईयर तो निकाला ही नहीं हमने। एवरेज ईयर कितना था हमारा? 2 ईयर का परचेज। एवरेज प्रॉफिट था हमारा 90, है ना, और इंटू 2 करना पड़ेगा। इंटू 2 क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि 2 ईयर परचेज है, तो 90,000 इंटू 2 करेंगे तो गुडविल आएगी हमारी, दैट इज 1,80,000। 1,80,000 का 1/6, तो मैंने क्या किया यहाँ पे ऑलरेडी 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 1/6 कर दिया, तो ये 1,3, ये हो गया हमारा कैंसिल। तो हमारा शेयर आया सी का, सीज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 30,000। समझ में आया कैसे? एवरेज प्रॉफिट 90 था, एवरेज प्रॉफिट को इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज से हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो वो आएगा गुडविल 1,80,000। 1,80,000 का 1/6 करेंगे तो आ जाएगा सीज शेयर। तो बेसिकली मैंने साथ में कर दिया, तो 1 लाख सीधा 1,80,000 का 1/6 हो गया। सो 1,80,000 का 1/6 हो गया, तो दैट इज 30,000। अब ये 30,000 को सी लेगा बाकी पार्टनर से, किस रेशो में? ये वाला बचा हुआ रेशो में। सो 30,000 इंटू 2/5, 5, ठीक है, क्योंकि वो गेन उनके लिए उतना होगा। सेम वे यहाँ पे हो जाएगा 6, दिस इज 12,000, अगर ये 12 है तो नीचे वाला 18 होगा, सिंपल। सो ये हो गया हमारा ए एंड बी का। ले लेते हैं बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल। ए का कैपिटल में से जाएगा 12,000, बी के कैपिटल से जाएगा 18,000। अब आता है प्रॉफिट्स का पार्ट। बोला गया वापस, प्रॉफिट्स बोले थे कि लास्ट 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट को ही प्रॉफिट मानेंगे। चलो देख लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट तो हमने निकाल लिया था, हाउ मच? 90,000, 3 साल का जो अभी निकाला था यहाँ पे, है ना, 90,000। ये अगर मैं प्रॉफिट मान लूँ तो सी का शेयर कितना? सी का शेयर 1/6, लेकिन उसकी डेथ हुई है 30 सितंबर को, मतलब उस डेट तक भी हमें गिनना पड़ेगा। दैट मीन्स हाउ मेनी मंथ्स? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 6 मंथ्स का। 6/12 भी करना ज़रूरी है। 1, दिस इज अगेन 1 हो गया। यहाँ पे आ जाता है आपका, यहाँ से अगर मैंने 1, 2 लिया, सो दैट इज 2 भी कैंसिल होगा, बेसिक होगा 2, 2, 2, 2, 1, देन इट विल बी 12। 12 को 2 से अगर मैंने किया है, यानी कि 6 से किया है, तो 1,5,000 एंड देन 2 से भी करेंगे तो 7,500। सी 6 कट गया, इसको मैंने 2 कर दिया तो मतलब 6 से कैंसिल किया, ये भी 6 से 1,5,000, इसको 2, अब 2 को भी कट कर दिया, दैट इज 7,500। तो ये क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि रिमेनिंग पार्टनर ने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं की है। अगर करते तो फिर उनके अकाउंट में से ही गेन के रेशो में लेते, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अब कुछ बाकी रह गया? नहीं, हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कर लिया, हमने रिवैल्यूएशन कर लिया, हमने गुडविल कर लिया, हमने प्रॉफिट कर लिया, सब कुछ हो गया। अब तो कुछ लेना देना बाकी है नहीं। सिंपल, जो भी अमाउंट अब आएगा हमारा यहाँ पे, उस पूरे अमाउंट को हम एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल देंगे। टू सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ओके, सो चलो टोटल करें, ये है 30, ये हो गया 10, दिख रहा है 10 + 30 40, 42। सो 3,42,000 ट्रांसफ़र हो जाएगा एग्जीक्यूटर के अकाउंट में, फिर उसको पे करते रहेंगे, ठीक है। उसको फिर लोन में ट्रांसफ़र करें, पेमेंट करें, जो करें, अगर लिखा होगा तो करेंगे। अभी तो सब में लिखा है कि टोटल सीज कैपिटल बताओ। समझ में आ गया? कुछ अलग तो था नहीं, सेम है। डेथ हुई है, बस एक प्रॉफिट का ही पार्ट अलग होता है। गुडविल तो देना ही है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर बच जाए तो देना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन है तो वो देना है, रिवैल्यूएशन का पार्ट है तो वो देना है, एंड देन वी विल कम टू द एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। कोई बात नहीं, एक दो और सम करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। You can see the question of this death of a partner. A, B, C पार्टनर्स हैं, 5:3:2 की रेशो है। बैलेंस शीट दिए है, लाइबिलिटी साइड पे देख सकते हैं, कैपिटल्स है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, क्रेडिटर्स दिए हैं, एसेट साइड पे देख लेते हैं, गुडविल दी हुई है, देन पेटेंट है, मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक, डेटर, लोन टू सी को अब यहाँ एसेट में लोन है, मतलब क्लियरली हमें देखना है कि कंपनी की एसेट है, ये कंपनी की लायबिलिटी नहीं है, इसका मतलब सी को लोन दिया है कंपनी ने,
देन कैश एट बैंक, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एसेट में इसका मतलब लॉस है, इसको भी हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को भी राइट ऑफ करना पड़ेगा, गुडविल भी है उसको भी राइट ऑफ करना पड़ेगा। सो एसेट साइड पे देखा जाए तो 3-4 चीज़ें हैं जो सी से कनेक्ट करती हैं जिन्हें हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। सी डाइड ऑन 1 अगस्त। अगस्त में अगर डाइड हुआ है तो ऑब्वियसली मंथ हमको कैलकुलेट करने पड़ेंगे फॉर द प्रॉफिट। नेक्स्ट, सी हैड विदड्रॉल 5,000 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल 2020 टू द डेट ऑफ द डेथ, मतलब ड्राइंग्स हो गई, वो हमें ड्राइंग की तरह ट्रीट करना है। देन गुडविल हमें भी वैल्यू करनी है 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 कंप्लीटेड ईयर्स, ठीक है, वो कैलकुलेट कर लेंगे। सी का शेयर निकालना है प्रॉफिट का, दैट इज अगेन बेसिस ऑन द एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, 3 कंप्लीटेड ईयर्स बिफोर द डेथ। पेटेंट्स कम हुए हैं 17,000 से, मशीनरी कम हुई है, बड़ी है 3,200 से, एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,200 है। इन्वेस्टमेंट अगर देखें एसेट के अंदर तो 3,000 की है, उसकी वैल्यू बढ़ गई है, मतलब 1,200 का हमें गेन है। एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड गेन हमेशा हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं, तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा ताकि उसका प्रॉफिट लॉस भी हम सी को दे पाएँ। हमें बनाना है सीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। चलिए बनाते हैं दोनों का अकाउंट। अब हम बना रहे हैं सीज कैपिटल अकाउंट। 1 अगस्त को उसकी डेथ हुई है ऑब्वियसली, तो 31 मार्च के बाद हम कैलकुलेट करेंगे मंथ्स, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, मतलब 4 मंथ, ठीक है। 4 मंथ हमें ध्यान रखना है, किसके लिए? प्रॉफिट्स के लिए। अदर देन दैट यू कैन सी मैंने ये सीज कैपिटल का अकाउंट बना दिया, उसमें सिर्फ बैलेंस उसका फॉरवर्ड किया है कैपिटल का उस बैलेंस शीट के अंदर से। गुडविल का मैंने थोड़ा पार्ट लिखा है यहाँ पे कि गुडविल हम इस बेसिस पे कैलकुलेट करने वाले हैं, जो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं वर्किंग नोट्स के अंदर। सो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बना रहे हैं हम? रीवैल्यूएशन अकाउंट क्योंकि रीवैल्यूएशन के लॉस या प्रॉफिट को भी सी बेयर करेगा, वो हमें करना। ये वर्किंग नोट में है क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने हमें बोला नहीं है बनाने के लिए, दैट इज़ वाई वी आर नॉट गोइंग टू मेक इट इन द फाइनल और मे बी ऑफिशियल वे, बट वर्किंग नोट में बनाएंगे। अगर उसमें आपने देखा था कि पेटेंट हमारे अंडर वैल्यूड थे बाय 17,000, सो पेटेंट अंडर वैल्यूड का मतलब क्या हुआ कि हमने पेटेंट्स को कम गिना है। कम गिना है तो मतलब हमारे लिए फ़ायदा है, वो इतने से बढ़ जाएंगे इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर। अंडर वैल्यूड है, सो दैट इज। और मशीनरी को हमने ओवर वैल्यूड कर दिया था, मशीनरी को ओवर वैल्यू कर दिया था 3,200 से। सो वो अगर ज़्यादा गिन लिया है तो कम करना है, कम गिन लिया है तो बढ़ाना है, ये ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट से हमें 1,200 का प्रॉफिट था क्योंकि वो बढ़ गए थे। इन्वेस्टमेंट्स 1,200। अब क्या करेंगे, 17 + 1,200 18,200, 18,200 में से गया 3,200, तो ये 15,000 हमारा हुआ, जिसे हम बांट देंगे सारे अपने पार्टनर्स के बीच में। तो ये 15,000 को हम बांटेंगे सारे पार्टनर्स के बीच में 5:3:2 के रेशो में, लेकिन सबके बांटने की ज़रूरत नहीं है, जो जा रहा है उसी के लिए, दैट मीन्स 2/10 सी के लिए। सो दिस इज 3,000। तो 3,000 का प्रॉफिट हुआ है हमें, देखा जाए तो रीवैल्यूएशन अकाउंट से। सो हम यहाँ लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो पहला हमने किया रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना? 3,000। जो सी का हिस्सा है वही, पूरा मत लिख देना, गलती से क्या करते हैं पूरा लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं उसको राइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट जो भी करना है वो कर लेते हैं। आपने लायबिलिटी की साइड पे देखा था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी पड़ा था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी पड़ा था। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है, कम नहीं हुई है, तो ऑब्वियसली जो पार्ट पूरा का पूरा है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। नाउ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और तुम्हारा WCR दोनों का ही वैल्यू 3,500 था, सो 3,500 इंटू 2/10 सी का हिस्सा सिर्फ, तो उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 700 आ गया। सेम वे बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड सेम आएगा 700 क्योंकि उसका भी वैल्यू 3,500 ही था। अब एसेट साइड पे आ जाते हैं। एसेट साइड वाली चीज़ें हमें राइट ऑफ करनी है। सबसे पहली चीज़ थी गुडविल। इफ़ यू रिमेंबर हम सबसे पहले गुडविल को करेंगे, ठीक है। गुडविल थी उसमें 5,000 रुपीज़। अब ये 5,000 को हम अगेन राइट ऑफ करेंगे सी के शेयर में 2/10, सो दैट इज 1,000। एक तो गुडविल गई,
सेकेंड लोन था सी का लोन, मतलब उससे हमें सी से लेने हैं पैसे, देने नहीं हैं, लेने हैं। सो सी का लोन था 4100 लोन टू सी, तो हम उसके कैपिटल में से निकालेंगे क्योंकि वो जा रहा है, ठीक है, मतलब जा चुका है बेसिकली, लेकिन हाँ आप उसके लोन को हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। देन था हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। जब हम बात करते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस की तो कितना था, दैट इज 1000। अगेन उतना ही पार्ट राइट ऑफ करना है जितना कि सी का शेयर है, 2/10, दैट इज 200, ठीक है। सो दैट इज एडवर्टीजमेंट। उसके बाद एक और चीज़ थी, इफ़ यू रिमेंबर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 75,000 का लॉस था लास्ट ईयर, तो वो भी भरना पड़ेगा। दैट इज हाउ मच, 0 0, दैट इज 0 अगेन 1, 15,000 रुपीज़ का लॉस, वो भी भरना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी हमारा बैलेंस था, मतलब बेसिकली लॉस था, वो भी आपको देना पड़ेगा। अब आ जाते हैं गुडविल पे। हाँ, एक ड्राइंग्स भी थी, इफ़ यू रिमेंबर, नीचे ही फर्स्ट दिया हुआ था 2 ड्राइंग्स, सी की जितनी भी ड्राइंग्स थी वो, दैट वाज 5000, ठीक है। तो ये 5000 की ड्राइंग्स हो गई। उसके अलावा अब आते हैं हम गुडविल पे, साथ साथ प्रॉफिट्स पे। चलो, अगर हम गुडविल कैलकुलेट करें पूरे के पूरे फर्म की, पहले तो हमें एवरेज ऑफ 4 ईयर निकालना है। अब सोचोगे 4 ईयर कैसे, 2017, 2018, 2019, एक और साल का तो प्रॉफिट लॉस दिया ही नहीं है, तो कैसे बेटा? आपको आपकी बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे जो लॉस दिया है वो लास्ट ईयर का तो है, तो इसका क्लियर मतलब है लास्ट ईयर का भी हमें दिया हुआ है, हमें पता नहीं चल रहा है। सो 1,01,000, दिस वन 14,000, 16,000 एंड 75,000 लॉस है, प्रॉफिट नहीं है। एसेट में था ना, तो प्रॉफिट नहीं है। सो दिस इज 131,000 माइनस 75,000, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। दिस इज 6, 12 माइनस 7, 56। ओके, सो दैट इज 56। ओके, डन। तो हमारा क्या आया, टोटल प्रॉफिट आया 56। एवरेज प्रॉफिट कितना? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 56,000 डिवाइडेड बाय 4 ईयर का है ना ये, तो एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ? दैट इज 56,000 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 14,000 इनटू गुडविल कितने थी, हाउ मेनी परचेज ईयर, 2.5। चलिए आप ऐसे करो, 2 का मतलब 14 प्लस 14 कितना हुआ, 28.5 मतलब आधा, 7, तो ये हो जाता है 35,000। ये आ गई मेरी फर्म की गुडविल, फर्म की, सी की सिर्फ नहीं, फर्म की गुडविल आई। चलो अब इससे सी शेयर निकालते हैं, सी शेयर ऑफ गुडविल, सी शेयर ऑफ गुडविल दैट इज 35,000 इंटू 2/10, दैट इज 7,000। कैन सी, अब 7,000 को भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा अमंग द पार्टनर 5:3 में। चलिए कैलकुलेट कीजिए, 7,000 इंटू 5/8, दिस इज 35,000 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। चलो 2 4 से करते हैं, कट 2, दैट विल बी 830,750, इसको इससे कट करेंगे, दैट इज 4,375। सो 4,375 इज द फर्स्ट पार्ट। दूसरा तो हम माइनस करके भी निकाल सकते हैं, 7,000 माइनस 4,375, 2 यहाँ पे आ जाएगा 9, 6 में से ये हो गया 2, तो 2,625। इजी है। अब ये दोनों पार्ट कौन दे रहा है? ऑब्वियसली सी जा रहा है तो ए और बी देंगे, क्योंकि उन्होंने अभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं की है, मतलब P&L सस्पेंस आएगा, कैपिटल से एडजस्ट नहीं करेंगे। एज कैपिटल, बीज कैपिटल, 4,375, 2,625, ये हमने गुडविल का काम कर दिया। अब करते हैं प्रॉफिट्स का काम। अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉफिट्स क्या था? लास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट क्या था? लास्ट 3 ईयर का एवरेज निकालना था। अब लास्ट 3 ईयर कौन कौन से? 14, 16,
और 75, मतलब लास्ट 3 ईयर तो वही हो सकते हैं ना, तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years that is 14,000, 16,000 minus 75,000 divided by 3, मतलब लॉस है क्लियरली. सो दिस इज 45,000, ये लॉस का है, माइनस का 15,000 लॉस का है, इसमें से शेयर निकालना पड़ेगा हमें. तो लॉस आया 15,000 इंटू द शेयर ऑफ दैट पार्टनर 2/10 इंटू शेयर ऑफ द पार्टनर, वो तो आएगा ही, इनटू कितने महीने काम किया. मैंने बताया था ना महीने किस में कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट के अंदर. चलो कैलकुलेट करते हैं. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 1 को तो डेथ हो गई है, तो मतलब 4 महीने इंटू 4/12. ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं. 00162, सॉरी दिस विल बी 2, दिस विल बी 3 से कट हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 500. ठीक है, 500 इंटू 2 दैट इज 1000 रुपीज़. ये 1000 रुपीज़ हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस यहाँ लिखेंगे. क्यों यहाँ? लॉस है, प्रॉफिट नहीं है. प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. ठीक है, सस्पेंस अकाउंट. सो दैट इज हाउ मच? 1000. चलो चेक करें अब कितना एग्जीक्यूटर के पास जा रहा है, चेक करते हैं. दिस साइड 40, दिस टोटल 40 के बाद ये था 7,000 टोटल, 40 प्लस 7,000 47,000 प्लस 1,400 48,400. यहाँ का टोटल आ रहा है 48,400 लिख लेते हैं. क्रेडिट साइड का टोटल है. डेबिट 41 तो यही हो गया. चलिए 41 प्लस 6 47 48, ओप्स ये तो 15,000 है, 15,000 है, तो 41 प्लस 15 56 प्लस 6 62 63 200. तो इसका क्लियर मतलब है हमें लॉस हुआ है. कितना लॉस हुआ है चलो देख लेते हैं. सो दैट मीन्स हाउ मच लॉस वी हैव टू बेयर, दैट इज 0 दैट 8 12 माइनस 8 विल बी 4 14,800 का लॉस है जो हम ट्रांसफ़र करेंगे एग्जीक्यूटर के अकाउंट में बाय सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट. ठीक है, एग्जीक्यूटर भरेगा ये 14,800, उसके पास कोई और चारा नहीं है, उसे ये भरना पड़ेगा. सो दैट इज हाउ मच 63,200. चलो एग्जीक्यूटर का देखते हैं. यहाँ पे हम एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे, सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट. अगर कभी ऐसा हो कि एग्जीक्यूटर को लेने के बजाय, मतलब उसको मिलने के बजाय देना पड़े, तो क्या करेंगे, साथ साथ ही उनसे पैसा ले लेंगे, उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये हम कैसे लिखेंगे, पर्टिकुलर्स रुपी. अब क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे जो भी पैसा हमें एग्जीक्यूटर से लेना है. सो दैट इज टू सीज कैपिटल. सी के कैपिटल से कितना ट्रांसफ़र हुआ 14,800. साथ साथ ही इसे बाय बैंक ले लेंगे, इसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे, बाय बैंक एग्जीक्यूटर से ले लेंगे. ठीक है, तो एग्जीक्यूटर को देना हो तो आप लोन में ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेना हो तो आप उसको डायरेक्टली बैंक में ले भी सकते हो. तो ये बैंक से पैसा आ जाएगा एंड सम इज डन. इसमें क्या चेंज था, यही कि आपका नेगेटिव बैलेंस आ रहा था, बेसिकली आपको लेना था, वो एक पार्ट था, तो बैंक से आप ले रहे हो. बाकी यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस की जगह लॉस आया है, प्रॉफिट नहीं लॉस बढ़ रहा है. अदर देन दैट एवरीथिंग एल्स वॉज सेम, कोई चेंज तो था नहीं. देखो बैलेंस था, रिवैल्यूएशन, हाँ बीच में आपने रिवैल्यूएशन बनाया क्योंकि एसेट लाइबिलिटी का चेंज हुआ था, वो वर्किंग नोट में आप बनाओगे. ठीक है, वर्किंग नोट से उसका निकाल सकते हो. ये वर्किंग, ये देखो आप इस पे ऐसे लिखो सीधा सीधा, ये आपने वर्किंग नोट से बनाया है, ये आपने वर्किंग नोट से निकाला है, ये आपने वर्किंग नोट से निकाला है, देन प्रॉफिट एंड लॉस का भी आपने वर्किंग नोट से निकाला है. तो इसके ऊपर आप लिख सकते हो WN1, WN2, WN3, तो वो समझा सकते हो कि यहाँ पे ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू कैसे आई. बाकी का कैलकुलेशन तो आप यहीं पे भी दिखा सकते हो.
देखो यहाँ पे इसका भी सेम ही है कैलकुलेशन, तो बेसिकली कैलकुलेशन तो यहाँ दिखा सकते हो, लेकिन जिनके कैलकुलेशन आप नहीं दिखा सकते उसे वर्किंग नोट में लिखकर यहाँ वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2 इस तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है। सो एग्जीक्यूटर्स में 14,800, बैंक से हमने ले लिया 14,800। अब करते हैं 2-4 और सम करते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा।